हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल यूपी एग्ज़ाम क्विज़र में। दोस्तों, आज के वीडियो में हम 4 सितंबर से संबंधित उत्तर प्रदेश के सभी एग्ज़ाम्स के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर के क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे और हर एक क्वेश्चन से रिलेटेड आपको फैक्ट भी बताएंगे। और वीडियो के अंत में हम आपसे एक क्वेश्चन भी पूछेंगे जिसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। और अगर आपको इसकी PDF डाउनलोड करनी है तो इसकी PDF आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से डाउनलोड कर सकते हैं। टेलीग्राम ग्रुप की लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो चलिए शुरू करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले यूपी जीके का एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक को हम कवर करेंगे। तो उत्तर प्रदेश की प्रमुख झीलें हैं, इनको हम रिवाइज करते हैं। तो करेला व इतौजा झील ये कहाँ पर है? तो ये लखनऊ में है। नवाबगंज झील और कुंद्रा समुद्र ये कहाँ पर है? ये उन्नाव में है। बड़ा ताल गोकुर ये है शाहजहाँपुर में। पयाग झील ये बहराइच में है। पार्वती व अर्गा ताल ये कहाँ पर है? तो ये गोंडा में है। जिरगो व सिरसी जलाशय और टांडा डरती ताल यानी कि दरार गर्त भी इसको कहते हैं, टांडा गर्ती ताल को, तो ये कहाँ पर है? ये मिर्ज़ापुर में है। भुगे ताल व विसेथा ताल ये कहाँ पर है? ये रायबरेली में है। लिलौर झील ये बरेली में है। ठिठोरा झील और मुराय ताल ये कहाँ पर है? ये फतेहपुर में है। बेती, अजगरा व नैया झील ये कहाँ पर है? ये प्रतापगढ़ में है। आगे और देखेंगे, सुरहा ताल ये बलिया में है। मोती और गौर झील ये कहाँ पर है? ये रामपुर में है। शुक्रताल मुजफ्फरनगर में है। रामताल ये मेरठ में है। कीमठ ताल ये आगरा में है। शेख झील जिसे राष्ट्रीय पक्षी विहार के रूप में जो है ये विकासाधीन है, शेख झील कहाँ पे है? ये अलीगढ़ में है। गोविंद बल्लभ पंत सागर ये कृत्रिम झील है और ये है कहाँ पर? तो ये सोनभद्र में है। अलवारा झील विदेशी पक्षियों का आगमन स्थल इसे कहा जाता है, अलवारा झील को, तो ये कहाँ पर है? ये कौशाम्बी में स्थित है। औंधी ताल ये वाराणसी में है। और राजा का बांध और लौंधी व भोजपुर ताल ये कहाँ पर है? ये सुल्तानपुर में है। तो दोस्तों, ये प्रमुख उत्तर प्रदेश के ताल और झीलें थी जो कि आपको अच्छे से याद रखनी है। चलिए अब शुरू करते हैं करंट अफेयर्स का सेशन। तो आज का सेशन शुरू करने से पहले हम कल के क्वेश्चंस का रिवीजन करेंगे। कल का पहला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश का कौन सा एयरपोर्ट 5G इंटरनेट सेवा देने वाला प्रदेश का पहला एयरपोर्ट होगा? तो वाराणसी का लाल बहादुर शास्त्री अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा 7 लाख रुपए की इनामी राशि के साथ चलने वाली यूपी मैराथन का खिताब किसने अपने नाम किया? तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी, अभिषेक पाल ने अपने नाम किया। दोस्तों, यूपी करंट अफेयर्स की लास्ट 1 ईयर की यानी साल 2021 की अगर आपको PDF ई बुक डाउनलोड करनी है तो इसकी लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, वहाँ से आप इसकी PDF ई बुक डाउनलोड कर सकते हैं। इसके साथ ही अगर आपको उत्तर प्रदेश करंट अफेयर की लास्ट 6 मंथ की PDF ई बुक डाउनलोड करनी है तो इसकी लिंक भी आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, तो वहाँ से आप ये दोनों PDF ई बुक डाउनलोड कर सकते हैं। और दोस्तों, अगर इसे डाउनलोड करने में कोई प्रॉब्लम होती है तो साइट पर आपको WhatsApp नंबर और ईमेल मिल जाएगा जिस पर आप कांटेक्ट कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश के किस शहर में कौशल विकास यूनिवर्सिटी स्थापित की जाएगी? इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट हो जाएगा, वाराणसी में। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किनको विश्व सीनियर कुश्ती चैंपियनशिप 2022 के लिए भारतीय टीम में शामिल किया गया है? तो बजरंग पुनिया और विनेश फोगाट को। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट होगा, ए और बी दोनों। अगला क्वेश्चन है, कौन सा भारतीय क्रिकेटर T20 इंटरनेशनल क्रिकेट में सर्वाधिक औसत वाला बल्लेबाज बन गया? तो ये बन गए हैं विराट कोहली। अगला क्वेश्चन है, कौन सी फार्मा कंपनी भारत का पहला सर्वाइकल कैंसर वैक्सीन लॉन्च करेगी? तो सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया। अगला क्वेश्चन है, विश्व नारियल दिवस कब मनाया जाता है? तो हर साल 2 सितंबर को विश्व नारियल दिवस मनाया जाता है। अगला है, साइबर सुरक्षा अभ्यास सिनर्जी का आयोजन किस देश में किया जा रहा है? तो जो सिनर्जी है साइबर सुरक्षा अभ्यास, इसका जो आयोजन है वो भारत में किया जा रहा है। अगला क्वेश्चन है, किस देश के ऑलराउंडर कॉलिन टी ग्रैंडहोम ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास की घोषणा की? इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, न्यूजीलैंड के ये खिलाड़ी हैं। तो दोस्तों, ये थे कल के क्वेश्चंस जिसका हमने रिवीजन किया। अब हम शुरू करते हैं आज का सेशन। आज का पहला क्वेश्चन है, हाल ही में फिक्की ने उत्तर प्रदेश में किसे स्मार्ट पुलिसिंग के लिए सम्मानित किया? इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी, STF उत्तर प्रदेश। दोस्तों, नई दिल्ली में फिक्की का एक सम्मेलन था
तो वहाँ पर उत्तर प्रदेश के STF को यानी कि स्पेशल टास्क फोर्स को स्मार्ट पुलिसिंग के लिए सम्मानित किया गया। उत्तर प्रदेश STF के जो ADG हैं अमिताभ यस, इनके साथ ही डिप्टी SP दीपक सिंह को सम्मानित किया गया। फिक्की के कार्यक्रम मेकिंग इंडिया ए ग्लोबल हब, ये कार्यक्रम आयोजित था कहाँ पे? दिल्ली में। फिक्की का कार्यक्रम था मेकिंग इंडिया ग्लोबल हब। तो उसी दौरान उत्तर प्रदेश पुलिस की STF के योगदान को काफ़ी सराहा गया और UP STF को जो है सम्मानित किया गया। दोस्तों ये जो सम्मान है वो UP STF को साइबर क्राइम मैनेजमेंट के लिए दिया गया। तो ये बात ध्यान रखेंगे कि उत्तर प्रदेश में UP जो STF है यानी कि स्पेशल टास्क फोर्स, इसे जो है फिक्की के सम्मेलन में सम्मानित किया गया साइबर क्राइम मैनेजमेंट के चलते। अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश के कितने शिक्षकों को राज्य शिक्षक पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा? इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर डी, 75 शिक्षकों को। दोस्तों प्रदेश में योगी आदित्यनाथ सरकार ने शनिवार को राज्य अध्यापक पुरस्कार 2021 से सम्मानित होने वाले शिक्षकों की पूरी सूची जारी कर दी है। यूपी स्टेट टीचर्स अवार्ड 2021 की सूची को। दोस्तों राज्य शिक्षक पुरस्कार 2021 के लिए एक चयन समिति ने प्रत्येक जिले से एक सर्वश्रेष्ठ शिक्षक का चयन किया है, यानी कि टोटल मिलाकर के 75 शिक्षकों का चयन किया गया है, यानी हर एक जिले से एक शिक्षक को चुना गया। दोस्तों ये जो शिक्षक हैं जिन्हें राज्य अध्यापक पुरस्कार के लिए चुना गया है, उनको 25,000 रुपये दिए जाएंगे, एक साल दिया जाएगा, एक मेडल दिया जाएगा और एक प्रमाण पत्र दिया जाएगा। इसके साथ ही अध्यापकों को 2 वर्ष का सेवा विस्तार और एक अग्रिम वेतन वृद्धि का भी प्रावधान है। तो ये चीज़ ध्यान रखेंगे आप कि उत्तर प्रदेश के 75 शिक्षकों को जो है राज्य अध्यापक पुरस्कार दिया जाएगा। और दोस्तों इस पुरस्कार के तहत ही जो शिक्षक हैं उन्हें काफ़ी चीज़ें जो है इसके साथ दी जाती हैं, जैसे 25,000 रुपये दिया जाएगा, एक साल, एक मेडल, और जो सबसे बड़ी बात यह है कि जो अध्यापक हैं उन्हें 2 साल का अतिरिक्त सेवा विस्तार भी दिया जाता है। यानी कि अगर जो शिक्षक है उसकी एज 60 साल है तो उसे जो है 2 साल का और सेवा विस्तार दिया जाएगा, यानी 2 साल की नौकरी उसे और दी जाएगी। तो ध्यान रखेंगे आप 75 अध्यापकों को। अगला है, हाल ही में उत्तर प्रदेश के किस जेल के कैदियों को परोसे जाने वाले भोजन की क्वालिटी के लिए FSAI द्वारा 5 स्टार रेटिंग दी गई है? इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, फतेहगढ़ सेंट्रल जेल को। दोस्तों यूपी के फर्रुखाबाद जिले में जो फतेहगढ़ सेंट्रल जेल है, इसे जो है एक सराहना दी गई, काफ़ी ज़्यादा ये अभी जो चर्चा में है। किस बात को लेकर के? तो खाने को लेकर के ये चर्चा में है। इस जेल में 1100 से अधिक कैदियों को परोसे जाने वाले भोजन की क्वालिटी ऐसी है कि इसे भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण से 5 स्टार की रेटिंग दी गई है। FSSAI ने मिले प्रमाण पत्र में लिखा कि जिला जेल फतेहगढ़ FSSAI द्वारा स्थापित दिशा निर्देशों के अनुसार ईट राइट कैंपस के रूप में प्रमाणित किया गया है। स्टेटमेंट के बाद 5 स्टार रेटिंग और सर्टिफिकेट पर उत्कृष्ट लिखा हुआ है, जो 18 अगस्त 2024 तक वैध है। तो दोस्तों हमारे प्रदेश में जो फर्रुखाबाद जिले की फतेहगढ़ सेंट्रल जेल है, ये जो है खाने को लेकर के खूब चर्चा में है। यहाँ पर जो कैदी हैं उन्हें बेहतर खाना दिया जाता है और इसी के चलते भारतीय खाद्य सुरक्षा, किसके द्वारा? ध्यान रखेंगे, भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण से 5 स्टार की रेटिंग भी दी गई है फतेहगढ़ सेंट्रल जेल के खाने को। तो ध्यान रखेंगे आप, फतेहगढ़ सेंट्रल जेल यहाँ पर जो है काफ़ी चर्चा में है। और ये जो 5 स्टार रेटिंग है वो 18 अगस्त 2024 तक वैध रहेगी, तो ये भी ध्यान रहेंगे। अगला है, भारत किस देश को पछाड़ करके दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गया है? इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए, ब्रिटेन को पछाड़ करके। ब्लूमबर्ग की एक रिपोर्ट जारी की गई, साल 2021 के अंतिम 3 महीनों में जो भारत है वो ब्रिटेन को पीछे छोड़ करके 5वां सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गया है। रिपोर्ट किसके द्वारा जारी की गई? तो ध्यान रखेंगे, ब्लूमबर्ग के द्वारा इस रिपोर्ट को जारी किया गया। रैंकिंग अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष यानी कि IMF इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड द्वारा संकलित सकल घरेलू उत्पाद के आंकड़ों पर आधारित है। और अब जो हमारा इंडिया है वो केवल 4 देशों से पीछे है। कौन कौन से? तो अमेरिका, चीन, जापान और जर्मनी से भारत पीछे है।
2022-23 में भारत की जो अर्थव्यवस्था है वो 7% की दर से बढ़ने का अनुमान है। तो ये चीज़ यहाँ पे ध्यान रखेंगे, काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि जो हमारा देश है भारत, वो ब्रिटेन को पीछे छोड़ कर के दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गया है और अब भारत जो है सिर्फ और सिर्फ 4 देशों से पीछे है अर्थव्यवस्था में, अमेरिका, चीन, जापान और जर्मनी। अगला क्वेश्चन है 64वें रेमन मैग्सेसे पुरस्कार 2022 कितने लोगों को दिए जाएंगे? इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए, 4 लोगों को। और यहाँ पर आप चारों व्यक्तियों की इमेज देख सकते हैं। रमन मैग्सेसे पुरस्कार 2022 की घोषणा कर दी गई है और इस साल जो रमन मैग्सेसे पुरस्कार है वो किसे दिया जाएगा? तो कंबोडियाई मनोचिकित्सक सोथियारा छिम, और इसके साथ ही ध्यान रखेंगे जापानी नेत्र रोग विशेषज्ञ हैं तदाशी हतोरी, इसके साथ ही फिलीपीन के बाल रोग विशेषज्ञ बर्नाडेट मैड्रिड और फ्रांसीसी पर्यावरण कार्यकर्ता गैरी बैन चेगी। तो ये 4 व्यक्ति हैं जिनको साल 2022 में रमन मैग्सेसे पुरस्कार दिया जाएगा। वहीं दोस्तों अगर हम बात करें साल 2021 की, कि साल 2021 में रमन मैग्सेसे पुरस्कार किसको दिया गया था? तो साल 2021 में जो रमन मैग्सेसे पुरस्कार है वो 5 लोगों को दिया गया था। 2021 की यहाँ पर याद रखेंगे 5 लोगों को जो है रमन मैग्सेसे पुरस्कार दिया गया था। उनमें से 5 के नाम ध्यान रखेंगे कि किस किस को दिया गया था। तो बांग्लादेश की वैक्सीन विज्ञानी थी डॉक्टर फिरदौसी कादरी, और पाकिस्तान के माइक्रो फाइनेंसर मोहम्मद अमजद साकिब। इसके अलावा ध्यान रखेंगे फिलीपींस के पर्यावरणविद रॉबर्टो बेलन, मानवीय कार्यों के लिए अमेरिका के स्टीवन मुंशी और खोजी पत्रकारिता के लिए इंडोनेशिया के वॉचडॉग शामिल थे। तो ये 5 लोग थे जिन्हें साल 2021 में रमन मैग्सेसे पुरस्कार दिया गया था। कई बार क्या होता है कि एग्जाम में पिछला पूछ लिया जाता है। दोस्तों रमन मैग्सेसे पुरस्कार की अगर हम बात करें कि जो रमन मैग्सेसे पुरस्कार है ये इसकी जो शुरुआत है वो कब हुई थी? तो ध्यान रखेंगे आप रमन मैग्सेसे पुरस्कार की शुरुआत, अगर हम शुरुआत की बात करें तो शुरुआत इसकी कब हुई थी? तो साल 1957 में जो है इसकी शुरुआत हुई थी। दरअसल दोस्तों फिलीपीन के जो राष्ट्रपति थे रमन मैग्सेसे, उनकी जो है मृत्यु हुई थी 1957 में विमान दुर्घटना के चलते। तो उन्हीं के नाम पर जो है ये पुरस्कार शुरू किया गया था और ये जो पुरस्कार है वो 30 नवंबर को प्रदान किए जाते हैं। ये चीज़ ध्यान रखेंगे। दोस्तों जो रमन मैग्सेसे पुरस्कार है इसे एशिया का नोबेल पुरस्कार कहा जाता है। ये बात ध्यान रखेंगे कि जो रमन मैग्सेसे पुरस्कार है इसे एशिया का नोबेल पुरस्कार इसे कहा जाता है। ये कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि एशिया का नोबेल पुरस्कार किसे कहा जाता है? तो रमन मैग्सेसे पुरस्कार को एशिया का नोबेल पुरस्कार कहा जाता है। और दोस्तों ध्यान रखेंगे कि रमन मैग्सेसे पुरस्कार को प्राप्त करने वाले पहले भारतीय कौन थे? तो विनोबा भावे ये प्रथम भारतीय थे। ध्यान रखेंगे विनोबा भावे जो है ये पहले भारतीय थे जिन्हें रमन मैग्सेसे पुरस्कार प्राप्त हुआ था। तो ये सारी बातें रमन मैग्सेसे पुरस्कार से रिलेटेड हैं, अच्छे से याद रखेंगे। और साल 2022 में जो रमन मैग्सेसे पुरस्कार है वो किसे दिया जा रहा है? तो चारों नाम यहाँ से आप जो है अच्छे से याद रखेंगे। दोस्तों कुछ अवार्ड हैं 2021 और 2022 में जो दिए गए हैं, प्रमुख हैं, इनको हम एक बार रिवाइज करेंगे। तो एबेल पुरस्कार ये गणित के क्षेत्र में दिया जाता है और साल 2022 का किसको दिया गया? तो डेनिस सुलिवन को जो कि अमेरिका के हैं। साल 2021 का किसे दिया गया? तो लासजलो लोवास को जो कि हंगरी के हैं। मिस यूनिवर्स 2021 की विजेता हरनाज कौर संधू। मिस वर्ल्ड 2021 की तो कैरोलिना विलावस्का। प्रित्जर पुरस्कार 2022 किसे दिया गया? तो फ्रांसिस केरे को। दादा साहेब फाल्के इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल अवार्ड 2022 की अगर हम बात करें तो बेस्ट एक्टर का अवार्ड रणवीर सिंह को फिल्म 83 के लिए, बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड कृति सेनन को मिमी के लिए, और फिल्म ऑफ द ईयर पुष्पा द राइज चुनी गई। तो ध्यान रखेंगे यहाँ से ये सारे अवार्ड। अगला क्वेश्चन है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस सशस्त्र बल के लिए नए ध्वज का अनावरण किया? इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, भारतीय नौसेना के लिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2 सितंबर 2022 को भारत के पहले स्वदेशी विमान वाहक पोत INS विक्रांत के जलावतरण के मौके पर, यानी कि जो INS विक्रांत है इसे जो है नौसेना को सौंपा गया। तो इसी अवसर पर नए नौसैनिक ध्वज यानी निशान का भी अनावरण किया।
नए नौसैनिक निशान से तिरंगे के साथ लगे सेंट जॉर्ज क्रॉस को हटा दिया गया। तो ये चीज़ ध्यान रखेंगे कि हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नौसेना के लिए नए नौसैनिक ध्वज का अनावरण किया है। तो ध्यान रखेंगे नौसेना के लिए। अगला क्वेश्चन है, किस देश में सड़क का नाम AR रहमान के नाम पर रखा गया? इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर C, कनाडा। यहाँ पर आप इमेज देख सकते हैं AR रहमान की, और जो सड़क है वो इन्हीं के नाम पर जो है उसका नाम रखा गया है। कनाडा के मरखम शहर में, ध्यान रखेंगे, मरखम शहर में एक सड़क है जिसका नाम AR रहमान के नाम पर रखा गया है। ये विश्वविख्यात संगीतकार है, सभी लोग जानते हैं, सिंगर हैं। भारतीय फिल्म उद्योग में इस महीने 3 दशकों का सफ़र पूरा करने वाले रहमान ने कनाडा के ओंटारियो में मरखम के प्राधिकारियों के प्रति ट्विटर पर आभार व्यक्त किया। वे अभी अपने संगीत कार्यक्रम के सिलसिले में कनाडा में हैं। मरखम शहर ने ऐलान किया कि रहमान के सम्मान में एक सड़क का नाम उनके नाम पर रखा जाएगा। दोस्तों, जो AR रहमान हैं, इनका जन्म 6 जनवरी 1967 को चेन्नई में हुआ था, तमिलनाडु में। तो ये चीज़ ध्यान रखेंगे कि जो AR रहमान हैं, इनके नाम पर एक सड़क का नाम रखा गया। और किस देश में? तो ध्यान रखेंगे कनाडा की एक सड़क है मरखम शहर में, उस सड़क का नाम इनके नाम पर रखा गया है, AR रहमान के नाम पर। अगला क्वेश्चन है, AIFF के नए अध्यक्ष कौन बने? इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर C, कल्याण चौबे। भारत के दिग्गज फुटबॉल खिलाड़ी बाईचुंग भूटिया को हरा करके कल्याण चौबे जो है ये AIFF के नए अध्यक्ष बने हैं। AIFF, इसका फुल फॉर्म क्या है? तो ध्यान रखेंगे आप, ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन, ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन इसका फुल फॉर्म है। अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघ के 85 साल के इतिहास में पहली बार किसी पूर्व खिलाड़ी को अध्यक्ष चुना गया। कल्याण चौबे मोहन बागान और ईस्ट बंगाल के पूर्व गोलकीपर रहे हैं। चौबे ने बाईचुंग भूटिया को 33-1 के अंतर से हराया। इसकी उम्मीद पहले से ही की जा रही थी, क्योंकि राज्य संघ से बनी 34 सदस्यीय मतदाता सूची में कई लोग पूर्व कप्तान भूटिया के समर्थन में नहीं थे। तो यहाँ से ध्यान रखेंगे आपके भारत के जो दिग्गज फुटबॉलर हैं कल्याण चौबे, ये जो है AIFF के नए अध्यक्ष बन गए हैं। AIFF का मतलब क्या है? ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन के नए अध्यक्ष बन गए हैं। अगला क्वेश्चन है, किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश ने सभी आपराधिक मामलों में फॉरेंसिक जांच अनिवार्य कर दी है? इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर D, जम्मू कश्मीर ने। इसका जो करेक्ट आंसर है वो दिल्ली होगा, ऑप्शन नंबर B, दिल्ली। दिल्ली पुलिस ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के निर्देश के बाद 6 वर्ष से अधिक की सजा पाने वाले सभी आपराधिक मामलों में फॉरेंसिक साक्ष्य को जो है अनिवार्य करने का फैसला किया है। दिल्ली में दोष सिद्धि दर को बढ़ावा देने और आपराधिक न्याय प्रणाली को फॉरेंसिक जांच के साथ एकीकृत करने के लिए ये निर्णय लिया गया है। तो ध्यान रखेंगे आप कि हाल ही में दिल्ली में जो है 6 वर्ष से अधिक की सजा वाले जो भी आपराधिक मामले हैं उनमें फॉरेंसिक साक्ष्य को अनिवार्य कर दिया है। तो ये चीज़ ध्यान रखेंगे आप, किस राज्य में? तो दिल्ली पुलिस ने ऐसा फैसला किया है केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के निर्देश के बाद। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय पोषण माह 2022 सरकार के किस केंद्रीय मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया? इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर C, यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा, महिला एवं बाल विकास मंत्रालय द्वारा। तो महिला और बाल विकास जो मंत्रालय है इसके द्वारा पोषण अभियान के हिस्से के रूप में 1 से 30 सितंबर 2022 तक 5वां राष्ट्रीय पोषण माह 2022 मनाया जा रहा है। इस वर्ष के आयोजन का जो मुख्य विषय है वो क्या है? तो महिला और स्वास्थ्य और बच्चा और शिक्षा, ये जो है साल 2022 का विषय है। 5वें राष्ट्रीय पोषण माह के हिस्से के रूप में मंत्रालय ने महिलाओं के स्वास्थ्य और बच्चों की शिक्षा पर मुख्य ध्यान देने के साथ ग्राम पंचायतों को पोषण पंचायतों के रूप में शामिल करने की योजना बनाई है। तो ये चीज़ ध्यान रखेंगे कि जो पोषण अभियान के हिस्से के रूप में राष्ट्रीय पोषण माह 2022 मनाया जा रहा है, ये कब मनाया जाता है? तो सितंबर में, ध्यान रखेंगे 1 सितंबर से लेकर के 30 सितंबर तक ये मनाया जा रहा है। और इस बार ये 5वां राष्ट्रीय पोषण माह है, तो ये बात भी ध्यान रखेंगे। यहाँ से याद रखेंगे कौन सा मंत्रालय इसका आयोजन करता है? तो महिला और बाल विकास मंत्रालय के द्वारा इसको आयोजित किया जाता है। तो दोस्तों ये थे 4 सितंबर से संबंधित उत्तर प्रदेश के सभी एग्जाम्स के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर के क्वेश्चन जो कि हमने डिस्कस किए।
अब हम देखते हैं कल की वीडियो का क्वेश्चन जो हमने आपसे पूछा था। तो ये रहा कल की वीडियो का क्वेश्चन जो हमने आपसे पूछा था कि T20 इंटरनेशनल मैचों में 3500 रन बनाने वाले पहले खिलाड़ी कौन बने। इसका जो करेक्ट आंसर था वो नंबर डी था, रोहित शर्मा। और लगभग सभी स्टूडेंट्स ने इसके सही जवाब किए। और मैं आपसे हर रोज़ कहता हूँ कि जो भी क्वेश्चन आपसे पूछा जाए सभी लोग क्वेश्चन का आंसर जरूर किया करो। तो ये है आज का क्वेश्चन, किस राज्य ने किसानों के कल्याण के लिए रूरल बैकयार्ड पिगरी योजना शुरू की है। इसका जो भी करेक्ट आंसर है वो आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। और दोस्तों सभी लोग क्वेश्चन का आंसर जरूर किया करो। तो दोस्तों आज का वीडियो कैसा लगा? अगर वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और अगर अभी तक हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि टाइम टू टाइम नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।